बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बन सकते हैं। सबसे जो पहली चीज हमारे पास है वो हमारे पास कोलम्स लॉ की स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम एक जर्नल देखते हैं कि कोलम्स लॉ किसने दिया। 1874 में एक साइंटिस्ट था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलम, फ्रेंच इंजीनियर था। उसने बेसिकली क्या किया, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया। जैसे हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि भाई चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए कोलम ने एक लॉ दिया जो उसी के नाम पे ही है, कोलम्स लॉ। तो ये क्या बताता है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताता है बिटवीन पॉइंट चार्जेस के। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जिनका आपस में फासला उनके साइज से ज्यादा हो। दो चार्जेस का आपस में जो डिस्टेंस है, यानी अगर दो चार्जेस का साइज सपोज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है और उनके दरमियान फासला 5 सेंटीमीटर है, तो उन दो चार्जेस को हम एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्जेस कहेंगे। वट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकती है, बट ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी जो मैंने आपको बताई है कि अगर चार्जेस के दरमियान का फासला जो है वो उनके साइज से ज्यादा होगा, तो ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कहेंगे। और ये जो कोलम्स लॉ है ये बेसिकली वैलिड ही पॉइंट चार्जेस पर है, मतलब इसको हम अप्लाई ही पॉइंट चार्जेस पर करते हैं। ये इसकी लिमिटेशन भी कह सकते हैं, ये इसकी कंडीशन भी कह सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सिंपली हमने याद रखना है, चार्ल्स कोलम ने इस लॉ को दिया ताकि हम दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करें, और ये होती है बिटवीन पॉइंट चार्जेस। और आप पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन भी लिख लेंगे कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज ग्रेटर देन देयर साइज। If the distance between two charges is greater than their size, then such charges are called point charges. अब नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं और स्टेटमेंट को हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये दो चार्जेस हैं, एक है Q1, दूसरा हमारे पास क्या है, Q2 है। ये दो चार्जेस यहाँ मौजूद हैं। अब ये दो चार्जेस, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लाइक अनलाइक चार्जेस हमने कहा था अट्रैक्ट करते हैं, Q1 Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, Q1 Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट मींस ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अब दो चार्जेस है, एक है Q1 दूसरा है Q2, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या कह सकते हैं, वो R है। तो कॉलम ये कहता है कि जो फोर्स है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, the force between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges। यानी ये जो दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली रिलेटेड होगी। यानी ये पॉइंट यूं होगा कि ये जो F है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज हमारे पास है Q2, तो ये इन दो की डायरेक्टली रिलेटेड होगी। ये पहला पॉइंट आ गया। और दूसरा इसका पार्ट क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों के दरमियान जो फासला है उसके स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड है। यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/r²। इनके दरमियान फासले की क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट आ गई, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मींस जब आप r को बढ़ाएंगे, यानी r की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगी। इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। इसे हम न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ में भी पढ़ चुके हैं और कोलम्स लॉ में भी इसे हमने याद रखना है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी r बढ़ेगा तो r के स्क्वायर की फॉर्म में फोर्स कम होगी। अगर मैं r को डबल कर दूं तो 2r बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, यानी 1/4 हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये है इसकी स्टेटमेंट। अब इसी की मैथमेटिकल फॉर्म में ये पहला स्टेप मैंने लिखा, आपके पास ये फर्स्ट स्टेप है, F इज डायरेक्टली रिलेटेड टू Q1 Q2, एंड ये दूसरा स्टेप है, F इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/r²।
F is inversely related to R square. अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन कर दूं तो मुझे कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। F is directly related to Q1 Q2 over R square। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करके इनका आपस में एक ऑब्वियस है यहाँ एक डायरेक्ट रिलेशन मौजूद है। पिछली इक्वेशन में जैसे हमने देखा कि यहाँ पर क्या मौजूद है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर हम डायरेक्ट रिलेशन खत्म करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया K। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इक्वेशन बन गई F is equal to K Q1 Q2 over R square। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स की हमें इक्वेशन मिल गई। ये हमारे पास आ गई फोर्स की कॉलम्स लॉ की स्टेटमेंट और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमसे यही पूछा जा सकता है, स्टेट कॉलम्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ से याद रखनी है। अब यहाँ एक लाइन लिखी हुई है हमने कि फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। याद रखें, फोर्स हमेशा इसी लाइन के अलोंग होगी जो दो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। इसके परपेंडिकुलर फोर्स नहीं हो सकती, इसकी किसी और डायरेक्शन में नहीं होगी, फोर्स इसी लाइन के अलोंग होगी। यानी ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो इसी लाइन के अलोंग हमेशा ये फोर्स लगाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉलम्स लॉ का पॉइंट आ गया। नेक्स्ट चीज यहाँ हमने देखा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के। अब इस के को डिस्कस करते हैं। के क्या है? इस के को हम कहते हैं कॉलम्स कांस्टेंट। अब कॉलम कांस्टेंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज ये यूनिट्स पर डिपेंड करता है जिसमें फोर्स के और आर को मेजर किया गया है। फोर्स का यूनिट वैसे स्टैंडर्ड न्यूटन होता है, के का भी हम यूनिट डिस्कस करते हैं। आर बेसिकली डिस्टेंस है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, डिफरेंट यूनिट में हो सकती है। फोर्स न्यूटन, डाइन्स डिफरेंट यूनिट में हो सकती है। तो इनके चेंज होने से जो के है उसका यूनिट भी आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम बेसिकली कह सकते हैं कि फोर्स डिपेंड करती है, ये जो के सॉरी डिपेंड करता है एफ पे और चार्ज के यूनिट पर भी डिपेंड करता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच फोर्स, चार्ज एंड आर मेजर्ड। तो ये इनके यूनिट्स पर डिपेंड करता है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचर ऑफ मीडियम। दो चार्जेस के दरमियान में यहाँ क्या मौजूद है, वाटर है, एयर है, कोई प्लास्टिक है, कौन सा मटेरियल है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, ये लेक्चर के एंड पे हमें समझ आएगा कि मीडियम के चेंज होने से फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। अब के की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए जो कैलकुलेट की गई है, फ्री स्पेस का मतलब है लाइक वैक्यूम कह सकते हैं, जब कोई मीडियम दो चार्जेस के दरमियान में मौजूद नहीं है। तो नेचर ऑफ मीडियम यानी के की वैल्यू जो है फ्री स्पेस के लिए आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई और इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपके पास है, दिस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब पॉइंट ये आता है कि ये परमिटिविटी जो है इसका क्या मतलब है। तो परमिटिविटी का मतलब नाम से ही जाहिर है, परमिट करना, अलाउ करना। इसको हम यूं कह सकते हैं, परमिटिविटी का मतलब है परमिट करना, अलाउ करना। किसी भी मीडियम की एबिलिटी कि वो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो इसकी परमिटिविटी कहलाती है। हर मीडियम की एक एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके, वो एबिलिटी क्या कहलाती है, परमिटिविटी कहलाती है। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मेरे पास एयर मौजूद है तो एयर के अंदर पार्टिकल्स मौजूद है। और इसी तरह अगर आपके पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर एटम्स मौजूद है, वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उस एबिलिटी को हम परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी की डेफिनेशन आप लिख लेंगे, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिक फोर्स, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज परमिटिविटी। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी कांस्टेंट है जो कि है 8.85 इंटू 10⁻12 कॉलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर कॉलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब यहाँ अगर हम के में वैल्यू पुट करें, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 8.85 इन 10⁻12। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी के की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अब ये के की वैल्यू याद होनी चाहिए, हम थ्रू आउट द चैप्टर इस्तेमाल करने वाले हैं, लिहाजा इस वैल्यू को याद रखना है। तो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास थी,
F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब K को रिप्लेस कर देंगे इस फैक्टर से, F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब ये हमारे पास फोर्स की फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। तो ये हमारे पास पॉइंट आया कि आपके पास K किन चीजों पर डिपेंड करता है और फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है और वो ये है कि भाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। जैसे हमने यहां पर निकाली फोर्स की मैग्नीट्यूड 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है। अब यहां पर मुझे जो है वो फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो ये एक सिचुएशन हम लेते हैं कि भाई ये दो हमारे पास सिमिलर चार्जेस हैं, ये Q1 चार्ज है और ये हमारे पास Q2 चार्ज है। अब सबसे पहली चीज देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। सबसे पहले हम Q1 पर लगने वाली फोर्स की बात करते हैं। देखें, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। हो सकता है ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हों, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सपोज करते हैं, बुक के मुताबिक लेके चलते हैं इसको कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब पहले मैं देखता हूं कि ये जो Q2 है, ये Q1 को क्या करेगा? अपने से दूर धकेलेगा, यानी उसको रिपेल करेगा इसी लाइन के अलोंग। तो Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है, Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है, तो इसको हमने यूं रिप्रेजेंट किया हुआ है F21, force exerted by the charge Q2 on Q1, force exerted by the charge Q2 on Q1। उस फोर्स को हमने नाम दिया F21 का। अब मैंने इसकी मैग्नीट्यूड लिख दी, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने एरो लगा दिया, मुझे इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम आर हेड का नाम देते हैं। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर इज सच अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 और वो डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ मैंने यूनिट वेक्टर लिख दिया R21, यानी ये यूनिट वेक्टर है फ्रॉम 2 टू 1, इसकी डायरेक्शन है 2 से 1 की तरफ। तो ये पहले चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वेक्टर फॉर्म आ चुकी है। सिमिलरली अब आप देखें कि अगर Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाई है, तो Q1 भी क्या करेगा? Q2 पर एक फोर्स लगाएगा। Q1 जो Q2 पर फोर्स लगा रहा है उसको हम F12 का नाम दे रहे हैं, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज 1 ऑन 2, फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज 1 ऑन 2, उसको हम नाम देंगे F12 का। तो ये हमारे पास उसकी वेक्टर फॉर्म आ गई F12, फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 ऑन Q2। अब इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगेन उसी तरह अगर मुझे डायरेक्शन शो करनी है, तो यहाँ मैं इसके यूनिट वेक्टर फिर से रिप्रेजेंट करूंगा फोर्स की डायरेक्शन में, जिसको हम आर हेड का नाम देंगे। अब ये आर हेड तो है, लेकिन ये किस तरफ है? 1 से 2 की तरफ, इसलिए आ गया R12 की फॉर्म में ये चीज आ चुकी है। तो ये दोनों चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, उसकी मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड आउट कर ली, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली। अब आप इस पॉइंट को देखें कि ये अगर मेरे पास इस डायग्राम के मुताबिक, अगर आपके पास R21 जो पहला है, R21, ये उसकी डायरेक्शन है, तो R12 की डायरेक्शन जो है वो इसके ऑपोजिट है, ये R12 है। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब ये होते तो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी अपनी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। तो अगर हम कहें कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ऑटोमेटिकली इन फोर्सेस की डायरेक्शन भी एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। R12 इज इक्वल टू माइनस R21 है। तो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो फोर्सेस भी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या होंगी? ऑपोजिट होंगी। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये है कंसेप्ट म्यूचुअल फोर्स का। अब म्यूचुअल फोर्स क्या है कि अगर एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट की, तो उतनी अमाउंट में दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। बोथ चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन।
तो ये कंसेप्ट है म्यूचुअल फोर्स का। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप शो दैट द कॉलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। तो आपने इस चीज को, इन्हीं पॉइंट्स को, ये डायग्राम ड्रा करनी है, ये मैथमेटिकल स्टेप्स लिखने हैं और ये प्रूव कर देना है। अब यहाँ एक और चीज भी आप देख सकते हैं कि ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ हम कह सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ भी फॉलो हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये दो चार्जेस जैसे दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, ये दोनों नेगेटिव हैं, फिर भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। क्या अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे फिर भी कॉलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स होगी? क्योंकि देखें सिमिलर चार्जेस के लिए भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स है। तो अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे फिर भी म्यूचुअल फोर्स है। जैसे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल फिर भी म्यूचुअल फोर्स है। फिर होगा ये कि ये दोनों एक दूसरे को जैसे यहाँ रिपेल कर रहे थे, यहाँ अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ यूं होगी। ये 2 इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये 1 चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, तो अगेन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारे पास है कि ये म्यूचुअल फोर्स वाला कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया, ये यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं इस चीज को। कंडीशन फॉर कॉलम्स लॉ क्या है? जैसे मैंने शुरू में भी बता दिया कि एक तो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। कॉलम्स लॉ तब वैलिड है अगर चार्जेस क्या होंगे, पॉइंट चार्जेस, और दूसरा स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ रहे हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। लास्ट पॉइंट देखते हैं जी, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कॉलम्स फोर्स। देखिए जी, अगर ये हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q1, सिमिलरली यहां अगर हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q2, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में पहले फ्री स्पेस थी। अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऐसा मीडियम रख देता हूं जो कि हमारे पास, जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर है, लाइक मैंने प्लास्टिक की यहाँ पर कोई एक प्लेट सी रख दी है दो चार्जेस के दरमियान में। अब इसी प्लास्टिक की प्लेट को हम एक तो इंसुलेटर कहेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इसका दूसरा नाम डाई इलेक्ट्रिक भी है। इंसुलेटर्स को हम डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। अब देखिए फोर्स Q1 से Q2 तक, Q2 से Q1 तक ट्रांसफर हो रही थी। अगर इनके दरमियान में कोई मीडियम आ गया, तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि भाई जब मीडियम आएगा तो मीडियम के पार्टिकल उस इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब कर सकते हैं। उस इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर सकते हैं, एब्सॉर्ब। तो जो फोर्स दूसरे चार्ज तक पहुंचेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी आप दो चार्जेस के दरमियान में किसी भी मीडियम को प्लेस करेंगे तो मीडियम जो कि डाई इलेक्ट्रिक, जो कि इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर सकेगा, एब्सॉर्ब कर सकेगा। जब वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एब्सॉर्ब करेगा तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। अब पॉइंट ये आता है कितना रिड्यूस होगी, ये आपकी मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, जिसको हम एप्सिलॉन मीडियम कह सकते हैं। एप्सिलॉन मीडियम कह सकते हैं। तो जब भी हम मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे फोर्स तो कम हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन दी मीडियम की एबिलिटी, मीडियम की परमिटिविटी, कि कितना वो एब्सॉर्ब कर सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स को। हमेशा जब भी हम मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक टर्म यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर। ये हमेशा दो क्वांटिटीज की रेशो होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी मीडियम की परमिटिविटी को हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर करेंगे। अब फ्री स्पेस की परमिटिविटी सबसे कम होती है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमने मिनिमम वैल्यू पुट की हुई है। तो जब भी डिनोमिनेटर वैल्यू मिनिमम होगी तो ओवरऑल रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। हमने ये चीज याद रखनी है कि एप्सिलॉन आर किसके इक्वल है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी सबसे कम होती है, दैट इज व्हाई दिस रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब जैसे यहाँ पर मैं लिखूं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट उधर चला गया तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी एप्सिलॉन मीडियम किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो ये अब एप्सिलॉन नॉट मीडियम की वैल्यू आ चुकी है। नाउ अब जो फोर्स होगी, जिसे मैं एफ प्राइम का नाम दूं, अब वो फोर्स में क्या आएगा, उस फोर्स में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। जैसे हम पहले वैल्यू देख रहे थे, एप्सिलॉन यहां आ जाएगा मीडियम, ठीक होगी बात, इनटू आएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई, एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, ई मीडियम जैसे ये लिखा हुआ है,
Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन मीडियम किसके इक्वल है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल है, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन मीडियम की जगह आ गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये जो फैक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको छोड़ के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये तो F के इक्वल था, तो यहाँ पर इसकी जगह हमने F पुट कर दिया, ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन R आ गया। इसका मतलब मैथमेटिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि जब भी मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। कितना कम? एप्सिलॉन आर की वैल्यू के अकॉर्डिंगली कम होगी। अगर एप्सिलॉन आर 2 है तो फोर्स हाफ हो जाएगी, एप्सिलॉन आर 3 है तो हाफ फोर्स 1/3 हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे देन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर व्हिच इज कांस्टेंट फॉर गिवन डाई इलेक्ट्रिक, जो गिवन इंसुलेटर के लिए कांस्टेंट है और उसे हम रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देते हैं। जब भी मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे फोर्स कम हो जाएगी, इसे हम क्या नाम देंगे? ये आपके पास इफेक्ट ऑफ मीडियम आ गया। तो फोर्स रिड्यूस हो गई, एफ प्राइम इज लेस देन एफ, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब आपको बताया गया है कि जो आपके पास एयर और वैक्यूम है, इनकी जो डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू सबसे कम है, वैक्यूम की तो 1 होती है, एयर की जो होती है 1.0006, ये आपकी बोर्ड पे साइड पे एक टेबल है, वहां पर भी आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ लिखे हुए हैं कि इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या होगा, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कोलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, ये प्रूव करें, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। के किन चीजों पर डिपेंड करता है, फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू क्या है, एंड सिमिलरली आपके पास कोलम्स लॉ को एक्सप्लेन और उसकी स्टेट मैथमेटिकल फॉर्म, ये आपके एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये था हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलम्स लॉ, इसको आपने लाजमी अच्छे से देख लेना और तमाम पॉइंट्स को बेटा नोट